हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था वो था सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें देखे थे। अब आगे आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे वो हमें हेल्प करेंगे हमारे एग्जाम में, और हमारी प्रैक्टिस भी इससे अच्छी होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ब्लड ग्रुप है वो कंट्रोल किससे होते हैं, एंटीजन से कंट्रोल होते हैं, और वो एंटीजन प्रेजेंट का होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इन प्लाज्मा, सेकंड ऑप्शन इज ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन, थर्ड इज इन रेड बोन मैरो एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑन डब्ल्यूबीसी मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर जाएगा ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने दो चीज़ें देखी थी। देखो, कोई भी जो ब्लड ग्रुप होता है तो उसके लिए हमने दो चीज़ें देखी थी। क्या आप बोलो कि मैम, एक तो हमने देखा था एंटीजन एंड एक हमने देखा था एंटीबॉडी। तो हमने ये भी देखा था कि जो एंटीजन होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी बोल दो, या फिर जैसे हमें ऑप्शन में दिया हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी बोल दो, या फिर जैसे सरफेस की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मेम्ब्रेन भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा इन द प्लाज्मा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, इन द प्लाज्मा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हमसे क्या पूछा, एंटीजन का पूछा है ना, तो हम क्या आंसर देंगे इसका, ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी कुछ इस टाइप की होती है, ह्यूमन की आरबीसी हम बोले तो ये होती है बाई कॉनकेव शेप की, बाई कॉनकेव शेप। और इसके ऊपर यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं किसके, ब्लड ग्रुप के। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे देखो, द मोस्ट पॉपुलर नॉन ब्लड ग्रुपिंग इज एपीओ। ब्लड ग्रुपिंग मतलब जो मोस्ट पॉपुलर ब्लड ग्रुपिंग कौन सी है, एपीओ, क्योंकि हम बहुत सारी टाइप की ब्लड ग्रुपिंग प्रेजेंट होती है, उसमें से सबसे मोस्ट पॉपुलर कौन सी है, एपीओ है। आपको पता है हम अराउंड 30 टाइप से क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप की ग्रुपिंग कर सकते हैं 30 टाइप से, बट उसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है ना वो एबीओ ब्लड ग्रुप ही है। जैसे ब्लड ग्रुप ए है या बी, हम यही देखते हैं। ठीक है, इट इज़ नेम्ड एबीओ नॉट एबीसी बिकॉज ओ इन इट रेफर्स टू हैविंग। मतलब ये ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन, ये बेसिकली पूछ रहा है कि ओ जो ब्लड ग्रुप होता है ना उसमें क्या होता है कि हम इसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं ना कि एबीसी बोलते हैं। हम यही बोलते हैं ना, ये नहीं बोलते। तो हम ये क्यों बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे होते हैं। तो देखो, ये मैंने पहले के जो लेक्चर था ना उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था ब्लड ग्रुप पे, तो मैंने वो पूरा ब्लड ग्रुप की टेबल बनाई थी आपको। आज हम सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप को देखेंगे कि इसमें क्या होता है। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ये क्या है, ब्लड ग्रुप है। हम देखें ओ ब्लड ग्रुप, एक मिनट रुको, इसको इरेज करने दो। अब देखो, हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें दो चीज़ें देखेंगे हम, एक तो देखेंगे एंटीजन और एक देखेंगे एंटीबॉडी। तो जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें जो एंटीजन है वो क्या आएगी, नील। नील बोल दो या फिर एब्सेंट बोल दो, कि इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी की सरफेस पर। बट जो एंटीबॉडी है वो ए भी होगी और बी भी, मतलब एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट होंगी, ए बी और बी भी। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। अब देखो, नो एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई भी एंटीजन नहीं है। अदर एंटीजन बिसाइड ए एंड बी और आरबीसी, नहीं, अदर एंटीजन का कोई मतलब नहीं है। ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑन द जीन्स ऑफ ए एंड बी टाइप, कि ओवर डोमिनेंस होता है जीन का ए और बी पे। वन एंटीबॉडी ओनली आइदर एंटी ओ और एंटी बी ऑन द आरबीसी, नहीं, दोनों ही एंटीबॉडी होगी। ये बोल रहा है या फिर तो एंटी ए मिलेगा या फिर एंटी बी, बट हमें तो एंटी ए भी मिलेगा और एंटी बी भी मिलेगा, दोनों ही मिलेंगी एंटीबॉडी। और इसका रीज़न ये नहीं है कि हमें पता है कि जब हम जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में कि जो जो ए होता है ना ब्लड ग्रुप, ये भी डोमिनेट करता है किस पे, ओ पे, और जो बी ब्लड ग्रुप होता है ये भी डोमिनेट करता है ओ पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम इसलिए नाम नहीं दिया कि ये ब्लड डोमिनेट करता है। ये तो वो जो डोमिनेंस वाला मेंडल वाला अलग से चैप्टर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इसका यही आएगा कि नो एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी, कोई भी एंटीजन नहीं आरबीसी के ऊपर, तब हमने इसे क्या बोला है, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए,
व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है। रेस्पायरेशन करना नहीं, रेस्पायरेशन करना तो रेस्पायरेटरी सिस्टम का फंक्शन होगा ना, ये तो रेस्पायरेटरी सिस्टम का फंक्शन है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ये फंक्शन थोड़ी ना होगा। वैसे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आप कर दोगे, डाइजेशन नहीं, फिर आप बोलोगे कि मैम ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है, हाँ ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है। फिर अगर मैं ऑप्शन डी देखूँ पहले तो एक्सक्रीशन, तो मैम ये तो किडनी करती है, ये तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे हम, अलग से चैप्टर दिया हुआ है हमें एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो इसका क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आप कर सकते हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, न्यूट्रिएंट का एंड ऑक्सीजन का। हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन होगा, जो भी ट्रांसपोर्ट, जो भी ऑक्सीजन होगा, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का यही काम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इसमें कोई समझने वाली इतनी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर हम थोड़ा सा देखें इसको, तो ब्लड वेसल जो होती है वो 3 टाइप की होती है। ब्लड वेसल्स आर 3 टाइप। फर्स्ट आ जाएगा आर्टरी, सेकंड वेन एंड थर्ड कैपिलरी। जो आर्टरी होती है वो अवे द हार्ट जाती है, अवे द हार्ट मतलब हार्ट से दूर जाएगी हमेशा, आर्टरी की यही पहचान होती है। वेन जो होती है वो टुवार्ड्स द हार्ट आएगी, मतलब हमेशा हार्ट की ओर आएगी, टुवार्ड्स द हार्ट। एंड जो कैपिलरी होती है वो इन दोनों की हम बोल सकते हैं कि मिडिल का काम करती है। कैपिलरी क्या करती है, ये हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशंस में हेल्प करती है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो ये इनके फंक्शन हो गए। तो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स देखिए हमने, 3 टाइप की होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टरी, ठीक है, ये हमने देखा है। सेकंड वेन, ठीक है। नर्व, नर्व जो है हम देखेंगे, इसे हम बोल सकते हैं नर्व वाला जो आएगा ना, ये तो न्यूरॉन से मान लो रिलेटेड हो गया, न्यूरॉन। तो ये तो हम वो चैप्टर में देखेंगे जिसमें हम न्यूरॉन वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पूरा हमारा ब्रेन पढ़ेंगे। स्पाइनल कोड आ जाएगा, जिसमें CNS क्या होता है, PNS क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्व, उसमें आएगी नर्व्स। इसमें कोई नर्व का काम नहीं है ब्लड वेसल्स में। और कैपिलरी भी हमने देखी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछे, नोट पूछे ना, नोट पूछा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड वेसल्स हमने देखी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है और क्या फंक्शन होता है वो भी देखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स आर। हमसे क्या पूछा, वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC। और WBC का एक नया नाम भी होता है, मतलब नया नाम तो क्या, कई बार इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ऐसे देता है ल्यूकोसाइट, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि ल्यूकोसाइट क्या है। तो ल्यूकोसाइट हम WBC को ही बोलते हैं, ठीक है। और फैगोसाइटिक पूछा है, तो कल भी हमने देखा था कि जो फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटोसिस ये 2 सेल शो करती है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि हम बोल सकते हैं इनगल्फ द बैक्टीरिया, इनगल्फ द बैक्टीरिया, की बैक्टीरिया को खा जाती है। और हमारी बॉडी की क्या करती है, हेल्प करती है किससे, इन्फेक्शन से और बैक्टीरिया से, जिससे हमारी बॉडी क्या हो ना, बीमार ना हो। तो फैगोसाइटिक सेल्स 2 होती हैं, एक तो आ जाएगा न्यूट्रोफिल, एक तो आ जाएगा न्यूट्रोफिल एंड एक आ जाएगा मोनोसाइट। ये 2 सेल है जो क्या करती है, फैगोसाइटोसिस होती है नेचर में। अब देखते हैं, ऑप्शन देख लो कहाँ दिख रहा है आपको। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इओसिनोफिल, फर्स्ट ऑप्शन में इओसिनोफिल एंड लिम्फोसाइट नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, है सेकंड ऑप्शन ही मिल गया हमें। इसमें इओसिनोफिल दे दिया, ये नहीं होगा। इसमें क्या दे दिया, मैक्रोफेजेस तो होती है, बट इसमें वापस से क्या देती है, लिम्फोसाइट दे दिया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न्ड विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड द नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन। मतलब हमें ऐसी वाइट ब्लड सेल बतानी है जो क्या करती है, हिस्टामिन को रिलीज करती है एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हो गया जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। क्योंकि देखो हमारी ब्लड वेसल्स में भी क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब और आपने देखा होगा कि जब हमें खून, मतलब जब हमें कोई चोट लगती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम में क्या होता है, जब ब्लड बाहर आता है तो वो कुछ टाइम के बाद बहना रुक जाता है, उसका फ्लो नहीं होता है, फ्लो नहीं होता ना, तो क्या होता है, वो कोगुलेंट हो जाता है, वहाँ पे उसका क्लोट बन जाता है। आपके माइंड में कभी ये नहीं है कि मैम हमारी ब्लड वेसल्स में भी तो ब्लड बह रहा है ना, उसमें क्लोट क्यों नहीं बनता है। उसमें क्लोट इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उसमें नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है हिपेरिन। ये भी बहुत बार पूछा जाता है
कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट सबस्टांस कौन सा है हमारी ब्लड वेसल्स में, तो इसका आंसर आएगा हिपेरिन। तो हिपेरिन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है, और जैसे ही वो बॉडी से बाहर आता है तो वो क्या होता है, क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कौन सी सेल है जो हिस्टामिन और हिपेरिन को रिलीज करती है, तो देखो एक सेल होती है बेसोफिल, ये वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है, और ये क्या है, ग्रेन्युलोसाइट है। ये क्या ग्रेन्युलोसाइट्स है, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है हमने कल के लेक्चर में देखा था। अब बेसोफिल के बारे में कुछ नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले तो देखो ये 0.5 to 1% होती है, ये एनसीईआरटी का डाटा है, और ये सब नंबर में क्या होगी, सबसे कम होगी लेसर इन नंबर। जितनी भी डब्ल्यूबीसी होगी उसमें सबसे कम यही होगी। हमने 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी देखी थी, और हमने एक ट्रिक भी देखी थी NLM AP, इनके नंबर के अकॉर्डिंग था ना। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसका था, न्यूट्रोफिल का था, और सबसे कम नंबर किसका था, बेसोफिल का था। तो ये क्या होती है, बेसोफिल जो होती है लेसरी नंबर होती है, और कितना परसेंट होता है, ओनली 0.5 to 1% होता है। और किस टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट होती है। और ये क्या करती है, ये हिस्टामिन हो गया, जैसे जो हमने ऑप्शन में देखा ही था, मतलब क्वेश्चन में देखा था, हिस्टामिन हो गया, हिपेरिन हो गया, क्या हो गया, जैसे हिपेरिन हो गया, और क्या हो गया, सीरोटोनिन भी होगा, जो आपको क्वेश्चन में दिया, बट ये सीरोटोनिन को भी सिक्रेट करती है। हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सीरोटोनिन आर रिलीज्ड बाय बेसोफिल, इनको क्या करती है, रिलीज करती है ये। और साथ में एक बात तो हमें और ध्यान रखनी है, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है ना, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग आना, सूजन आना। तो इन्फ्लामेशन जो रिस्पॉन्स होता है ना, उसमें भी कौन हेल्प करता है, बेसोफिल हेल्प करती है। ये क्वेश्चन PY को ये पूछा गया है कि इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स में कौन सी सेल हेल्प करती है, तो हमें ध्यान रखना है कि इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स में जो सेल हेल्प करती है वो करती है बेसोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इतनी बात हमने देख ली बेसोफिल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं उसका आंसर कि क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बेसोफिल। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों कैसी होती है, फैगोसाइटिक सेल होती है। ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है, ये फैगोसाइटिक सेल होती है। और इओसिनोफिल भी कैसी है, ग्रेन्युलोसाइट हमने देखा था, ग्रेन्युलोसाइट। और न्यूट्रोफिल भी कैसी है, ग्रेन्युलोसाइट। और मोनोसाइट कैसी है, ए ग्रेन्युलोसाइट है, ए ग्रेन्युलोसाइट। तो कुछ बातें हमने WBC से रिलेटेड देखी और बेसोफिल से रिलेटेड देखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। हमने देखा था कि हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या वर्क करती है, ये हमने पहले के लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था। कैरी ऑक्सीजन, ये तो आरबीसी करेगी, ऑक्सीजन का कैरी कौन करता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। फाइट इन्फेक्शन से फाइट कौन करता है, WBC अभी हमने देखा था, फैगोसाइटोसिस करती है ना, फैगोसाइटोसिस नेचर होता है कुछ सेल का, फैगोसाइटोसिस करती है। क्लोट ब्लड, यस, ब्लड क्लोट में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स। और ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम बोल सकते हैं, इसमें कौन हेल्प करेगा, ब्लड। और ब्लड का कंपोनेंट है कौन, प्लेटलेट्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्लोट ब्लड क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है तो हम इसको कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज, हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कौन सा ऐसा वेसल थी हमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अगर फर्स्ट टाइम कोई इस क्वेश्चन को देखेगा ना स्टूडेंट, तो वो देखेगा कि इसमें सभी वेन दी हुई है, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कौन कैरी करेगा। बट हमने देखा हुआ पल्मोनरी वेन, हमने इसे पहले भी देखा हुआ है कि जो पल्मोनरी वेन होती है, अगर हम 4 चैम्बर बनाए हार्ट के, अगर हम 4 चैम्बर हार्ट बनाए तो ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है कि जो लंग्स से पल्मोनरी वेन आती है, पल्मोनरी वेन, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यही हमें ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ पल्मोनरी वन, ये एक्सेप्शन है एक कि वेन होते हुए भी इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच टर्म डज नॉट अप्लाई टू ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के लिए कौन सी टर्म अप्लाई नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पेसमेकर, सेकंड ऑप्शन है 4 चैम्बर, थर्ड ऑप्शन है मिट्रल वाल्व एंड D ऑप्शन दिया हुआ है न्यूरोजेनिक। तो देखो पेसमेकर हमने देखा था किसे बोलते हैं, ऐसे नोड को, और ये ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये 4 चैम्बर हार्ट बनाए तो ये राइट एट्रियम में अपर साइड में राइट कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। तो ये तो होगा
4 चैम्बर, यस। अभी देखो तो ये डायग्राम जो मैंने बनाया है उसमें 4 चैम्बर हर्ट ही बनाया ना, और काफ़ी बार हम ये डायग्राम बना चुके हैं। तो 4 चैम्बर हर्ट होता है ह्यूमन का, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मिट्रल वाल्व कहाँ होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? मिट्रल वाल्व प्रेजेंट होता है। फिर ऑप्शन एक ही बची है मैम। अब जब 3 ऑप्शन है ही तो ऑप्शन नंबर डी बचा, न्यूरोजेनिक, ये होगा। क्योंकि ह्यूमन का हार्ट न्यूरोजेनिक ना होकर मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक क्या होता है? देखो, मायोजेनिक का मतलब होता है कि जो इम्पल्स जनरेट होंगे, इम्पल्स जनरेशन जो होगा, इम्पल्स जनरेशन किसकी हेल्प से होगा? इम्पल्स जनरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ मसल्स। कि मसल जो है वो क्या करेगी? इम्पल्स को जनरेट करेगी। ये मायोजेनिक हर्ट होता है। जो किसका होता है? ह्यूमन हर्ट होता है। ह्यूमन हर्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है ह्यूमन हर्ट। और अगर मैं देखूँ न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक हर्ट का मतलब होता है कि जिसमें क्या करेगी? इम्पल्स जनरेशन कौन करेगा? इम्पल्स जनरेशन न्यूरॉन्स करेंगे, न्यूरॉन्स की हेल्प से होगा, न्यूरॉन्स। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कॉकरोच, ये हमारे सिलेबस में भी है ना कॉकरोच, तो इसको मैं पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर उसमें देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप के लिए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें, तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट पे ब्लड ग्रुप ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर। यस, हमने देखा था ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। और ओ में भी क्या आ जाएगा? ओ नेगेटिव। ब्लड ग्रुप ए बी इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यस, ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और ए बी में भी क्या आ जाएगा? ए बी में भी क्या आ जाएगा? ए बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप ए कंटेन्स एंटीजन बी एंड एंटी ए एंटीबॉडी। नहीं, ये उल्टा दे दिया। ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन तो होगा ए, और एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी होगी एंटी बी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ब्लड ग्रुप बी कंटेन्स एंटीजन बी एंड एंटी ए एंटीबॉडी। हाँ, ये सही दिया हुआ है। तो देख लो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ राइट है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ये देखो ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप, कि जिसमें दो मतलब स्टेटमेंट दिए होते हैं 3-4, फिर उसके बाद में स्टेटमेंट से सही स्टेटमेंट ढूंढना होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसको कैसे करके आना आप देख लो, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन भी करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी देखा था हमने कौन सी वेन ऐसी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो उसका आंसर हमने क्या किया था? पल्मोनरी वेन। ओपन इनटू, ये कहाँ ओपन करती है? अब भी हमने डायग्राम बनाया था, आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इसको कहाँ ओपन किया था हमने? लंग्स से। कौन से चैम्बर में किया था? लेफ्ट एट्रियम में ओपन किया था ना इसको। तो ये कहाँ ओपन करती है? लेफ्ट एट्रियम में। ऑप्शन देखो, लेफ्ट एट्रियम बोल दो या लेफ्ट ऑरिकल बोल दो, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एडल्ट मैन नॉर्मल बीपी इज, कि नॉर्मल बीपी कितना होता है एक अडल्ट ह्यूमन में, एक अडल्ट मैन में? अगर हमसे पूछे नॉर्मल बीपी कितना होता है, नॉर्मल बीपी होता है 120 और 80 mmHg, 80 mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल बीपी होता है। 120 जो होता है वो तो होता है सिस्टोलिक, और 80 जो होता है वो होता है डायस्टोलिक। ठीक है, तो ये नॉर्मल बीपी हमें ध्यान रखना है। और एक होता है हाइपरटेंशन। एक क्या होता है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता है जब हम बोलते हैं कि बीपी बढ़ गया, हाइपरटेंशन। या फिर जिसको बोलते हैं हाई बीपी, कि बीपी बढ़ गया, वो होता है 140 और 90। ये तो हो जाएगा सिस्टोलिक, और ये हो जाएगा डायस्टोलिक। तो अब ऑप्शन मैच कर लो, हमसे नॉर्मल पूछा है ना, तो 120 और 80 mmHg क्या होगा? नॉर्मल बीपी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब कई बच्चे इसको कराएंगे 80 120 देखिए, बट ये रॉन्ग होगा। पहले जो प्रेशर आता है वो सिस्टोलिक आता है, उसके बाद में डायस्टोलिक आता है, तो इसको उल्टा कर दिया इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है कि मैच द कॉलम दिया हुआ है, एरिया ऑफ हर्ट, एरिया दिया हुआ है हर्ट का, और रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, वो ब्लड कहाँ से रिसीव करते हैं। अब सबसे पहले देखो राइट एट्रियम, तो अगर हम इसको डायग्राम से करें, डायग्राम से करेंगे तो सही होगा हमारा क्वेश्चन, गलत नहीं होगा। अब देखो ये डायग्राम के चैम्बर बना ली। राइट एट्रियम में मैंने बताया था ऑर्गन से क्या आती है? वेना काव आती है, वेना काव आती है, और क्या करती है? इम्प्योर ब्लड सारा बॉडी का कहाँ डालती है? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम कहाँ से ब्लड रिसीव करेगा? वेना कावा से। तो एक आएगा सेकंड,
अब एक का सेकंड देखो, क्वेश्चन ही हो गया एक का सेकंड और किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए तो ये सारे गलत हो गए। अब हम अपने और ऑप्शन जो बच के वो मिला लेते हैं। अब बच गया राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम से ब्लड रिसीव करेगा। मैंने बताया था ना राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल करेगा राइट एट्रियम से, तो बी का थर्ड, देखो बी का थर्ड दिया हुआ इसमें। फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आता है ब्लड, लंग्स से आता है। और कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेन। ये आज के लेक्चर में हमने 3 बार ये बात जान ली कि पल्मोनरी वेन लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके आती है, वो भी कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। तो पल्मोनरी वेन लेके आएगी तो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा फोर्थ, तो सी का फोर्थ आ गया। और फिर एक ही ऑप्शन बचा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आएगा, लेफ्ट एट्रियम से, तो डी का आ जाएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने कैसे किया ये क्वेश्चन, एक डायग्राम की हेल्प से किया। और ये डायग्राम अगर आप देखोगे मेरे लेक्चर, तो मैंने जब से सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन कराने स्टार्ट किए हैं, आज आई थिंक 4th डे होगा, 3 दिन हो गए मुझे सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन कराते हुए। और हर लेक्चर में मैंने ये डायग्राम कम से कम 2 से 3 बार बनाया है। और इस डायग्राम के बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस डायग्राम की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज नोन एज द, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि पेस मेकर क्या होता है, ऐसे नोड होती है। और ये कौन से चैम्बर में प्रेजेंट होती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है। तो ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी पूछे तो साइनो एट्रियल नोड फुल फॉर्म होती है ऐसे नोड की, ये भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू कार्डियक मसल्स टिश्यू। मैंने आपको बताया था कि हमारा हार्ट भी क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है, हार्ट एक ऑर्गन है। तो इसको भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जिससे क्या कर सके, ये भी अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके। इसके लिए मैंने बताया था एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम, उसे कोरोनरी सिस्टम बोल दो या कोरोनरी सर्कुलेशन बोल दो। तो ये कोरोनरी सर्कुलेशन या कोरोनरी सिस्टम क्या करता है, हमारे हार्ट की मसल्स को, कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट की मसल होगी, कार्डियक वर्ड यूज ही हार्ट के लिए होता है। कार्डियक मीन्स हार्ट, ये बायो में पढ़ो तो ध्यान रखना, कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज होता है, हार्ट के लिए। तो हमारी हार्ट की मसल्स को या फिर कार्डियक मसल्स को क्या कर सके, ब्लड एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा सके। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन भी हमने पहले के लेक्चर में देखा था। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके बीच में होता है, हार्ट एंड लंग के बीच में। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाना। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हार्ट एंड हमारी बाकी की जो ऑर्गन बच के बॉडी के उनके बीच में। और लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी हम आगे के लेक्चर में समझेंगे क्या होता है, लिम्फ क्या होती है, ये कैसे डिफरेंस होता है लिम्फ और प्लाज्मा में, वो भी हम समझेंगे। एक बार इसको छोड़ो, ये तीनों चीज़ें पता चल गई ना हमें। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड लिविंग द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ट्रेवल्स टू द, मतलब देखो चैम्बर फिर से बनाएंगे, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड ने लिविंग किया है कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से लीव करेगा तो वो कहाँ जाएगा, प्योर होने के लिए, क्योंकि ये ब्लड कैसा इम्प्योर ब्लड है ना। हमने देखा है राइट वाली साइड में ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर होता है। फिर वो प्योर होने के लिए कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, क्योंकि लंग्स में क्या जाती है, इसमें ऑक्सीजन आ जाती है और CO2 जो होती है वो इससे बाहर निकल जाती है। तो ये ट्रैवल करके कहाँ जाएगा, हमारी हार्ट से, राइट वेंट्रिकल से ट्रैवल करके जाएगा हमारे लंग्स के पास में। क्यों, क्योंकि इसे क्या होना है, प्योर होना है, ऑक्सीजनेटेड होना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बॉडी टिश्यू के पास जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। अगर पूछ लेता ना कि ब्लड लिविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द हार्ट ट्रेवल्स टू द, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लीव करके कहाँ जाता है, हमारी बॉडी टिश्यू के पास जाता है, कि वहाँ पे क्या होती है, पूरे ऑर्गन्स में, पूरे बॉडी टिश्यू में क्या होती है, ब्लड की सप्लाई होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, वो भी मैंने आपको साथ साथ में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स मीन्स RBC, और इसको एक नया नाम और क्या दे सकते हैं, एरिथ्रोसाइट। नया नाम तो क्या, बट एक मतलब अच्छा सा नाम है एरिथ्रोसाइट, जो बच्चों को पता नहीं चलता। क्या काम होता है रेड ब्लड सेल्स का, एरिथ्रोसाइट में क्या देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यस फर्स्ट ऑप्शन ही दिख गया हमें। राइट ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का। सेकंड ऑप्शन ये फाइट इन्फेक्शन, ये हमने देख लिया कौन करता है, WBC करता है। क्लॉट ब्लड में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स करता है। और बच गया रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से कहाँ होता है, लंग्स में होता है, ये भी हमने देख लिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ब्लड कंपोनेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, मतलब क्लॉटिंग के लिए ब्लड का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, रेड ब्लड सेल्स।
रेड ब्लड सेल्स तो भी हमने देखा क्या करती है, कैरी करती है किसको, ऑक्सीजन को, तो ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, इन्फेक्शन में हेल्प करती, मतलब इन्फेक्शन से क्या करती है, फाइट करती है, इन्फेक्शन नहीं होने देती। प्लेटलेट्स, यस, प्लेटलेट्स क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स तो नहीं बोल सकते, क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में होंगे, बट ये क्या करता है, प्लेटलेट्स में क्या होता है कि हम इसमें बोल सकते हैं कि ये हेल्प करता है क्लॉट बनाने में। इसकी जो सेल्स होती है वो किस में हेल्प करती है, क्लॉट बनाने में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम प्लाज्मा में भी तो क्लॉटिंग फैक्टर देखने को मिलते हैं ना हमें, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में भी होता है तो ये भी तो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई कि जब भी हमें इंजरी होती है, हमें चोट लगती है, तो सबसे पहले क्या होता है, प्लेटलेट्स कुछ फैक्टर को रिलीज करते हैं, प्लेटलेट्स सम फैक्टर को रिलीज करते हैं। ये फैक्टर आगे जाके क्या करते हैं, प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनको आगे क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। ये प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनको एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले क्लॉट करने का काम स्टार्ट किसने किया, प्लेटलेट्स ने किया। तो उसमें इसीलिए क्वेश्चन में ना एग्जामिनर ने प्राइमरी वर्ड लगाया है, कि अगर वो प्राइमरी नहीं लगाता ना तो बच्चे इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते थे कि मैम सी भी आंसर होगा, डी भी आंसर होगा। बट एग्जामिनर ने क्वेश्चन को सही बनाया, उसने प्राइमरी वर्ड लगा के हमें क्वेश्चन को दिया है। तो प्राइमरी के वजह से हम क्या करेंगे, प्लेटलेट्स करेंगे। अगर प्राइमरी वर्ड नहीं होता तो प्लेटलेट्स भी रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग के लिए और प्लाज्मा भी है, बट पहले स्टार्ट कौन करेगा, पहले स्टार्ट करता है प्लेटलेट्स। तो प्राइमरी की वजह से हम क्या करेंगे, प्लेटलेट्स को सही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको रीजन बता दिया उसका प्लाज्मा आंसर क्यों नहीं है। अब ये देखो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, मैच करना है। टर्म्स दी हुई है, हमें उनके फंक्शन दिए हुए। अब क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन, मतलब मैच करके दिए हुए। तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मैच नहीं है, एक में मैच है, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में मैच है। सबसे पहले प्लाज्मा, स्ट्रो कलर, यस मैंने आपको बताया था लाइट येलो कलर का होता है, जिसे एनसीईआरटी में स्ट्रो लिखा हुआ, तो स्ट्रो कलर फ्लूइड द कंसिस्ट ऑफ सस्पेंडेड ब्लड सेल्स, यस ब्लड वेसल है तो उसमें कुछ लिक्विड होगा, उसको हम प्लाज्मा बोलेंगे, और उसमें क्या होगा, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स मतलब ब्लड सेल्स होंगे, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, ये तो ऑप्शन नंबर ए तो हमें सही लग रहा है। हार्ट का क्या काम दिया हुआ है, साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेज अकर, नहीं हार्ट में थोड़ा ना गैसेज और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, ये तो हम बोल सकते हैं कैपिलरी में होता है ना, कैपिलरी करती है, हार्ट थोड़ा ना करता है, हार्ट तो ब्लड को पंप करने का काम करता है, तो ये तो इसका काम गलत दिया हुआ है। फंक्शन देखना है ना मैं कि कौन सा फंक्शन है किस चीज़ का, तो ये तो फंक्शन नहीं है हार्ट का, तो ये गलत हो जाएगा। कैपिलरी का फंक्शन क्या दिया हुआ है, ए रेड कलर फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स फूड टू द सेल्स, नो ये रेड कलर थोड़ा, ये कैपिलरी के ऑप्शन नंबर बी हो सकता था। रेड कलर तो किसकी वजह से आता है, हीमोग्लोबिन की वजह से आता है, और ये फ्लूइड है तो क्या होगा, ब्लड होगा ना, ये ब्लड का काम है कि जो रेड कलर का फ्लूइड है और क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है सेल्स को, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशंस होता है, जो क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर गलत है। ब्लड का क्या दिया, पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी, पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी तो कौन है, हार्ट है। ये ऑप्शन को इन्होंने मिसमैच करके दे दिया, अगर ऑप्शन मैच करें तो पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी है हार्ट, कैपिलरी का काम है न्यूट्रिशन और इनको गैसेज को एक्सचेंज करना, और ब्लड क्या है, रेड कलर का फ्लूइड है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिशंस होता है। आई होप आपको पता चला होगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये इसमें करेक्ट मैच करके दिया हुआ है, और बाकी ऑप्शन भी मैंने आपको डिस्क्राइब किए, बाकी ऑप्शन में मैंने डिस्क्राइब किया कि इनके आंसर क्यों नहीं है। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आऊँ और आपको उसका आंसर बता दूँ कि ये टिक किया कि बस ये इसका आंसर है। मुझे बाकी के ऑप्शन भी बताने हैं कि वो उनके आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमाया, बाई चांस इसको सही ना करके ये हार्ट को करे था पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हार्ट का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे जो मैच करके दिए वो प्लाज्मा का फंक्शन मैच करके दिए, बाकी मिस मैच करके दिए, बट बाकी को हमने मैच कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे भी घुमा के तो आप इसको सही करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेडिकल टर्म ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, हम बोलते हैं ना कि हाई बीपी हो गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हाई बीपी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हाइपरटेंशन होती कितनी है, 140 और 90 mm HG, 90 mm ऑफ HG जो होता है वो हाइपरटेंशन होता है। 140 इसमें क्या सिस्टोलिक है, ये सिस्टोलिक प्रेशर, 90 कैसा प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर है। और ये बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, हमारी किडनी को, हार्ट को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है, इनको क्या करता है, डैमेज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। हाइपरटेंशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में हाई बीपी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्मल ईसीजी। अब देखो ईसीजी वाला क्वेश्चन आ गया। देखो ईसीजी क्या है, ईसीजी एक आपने एक मशीन देखी होगी कुछ इस टाइप से, जिसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप से ऐसे बना रहता है, और उसमें क्या होता है कि हार्ट रेट चेक करता रहता है डॉक्टर जो होता है। तो अगर मैं बताऊं कि ईसीजी क्या होता है,
तो ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो ईसीजी है वो एक मशीन है, ये मशीन की फुल फॉर्म है। और जो उससे ग्राफ बनकर आता है ना, जो ग्राफ बनकर आता है उसे हम बोलते हैं, ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखो बच्चे ना इनमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है उसको तो हम बोल रहे हैं एक मशीन है, और जब ग्राम आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वो ग्राफ है। तो यही होता है कि ग्राफ को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो ग्राफ वर्ड आएगा जिसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वर्ड आएगा वो क्या होगी, मशीन होगी। तो इसमें होता क्या है, इसमें ना वेव होती है पी, कुछ मैं बना के दिखाऊँ तो ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये थोड़ी सी रोंग होगी, रुको, देखो ऐसे करके फिर नीचे जाएगी वेव, ऐसे आपकी एनसीईआरटी में बनाई हुई है। फिर कुछ इस टाइप से करके फिर आगे से नई एक वेव और स्टार्ट हो जाएगी। ये होती है पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, ये एस और ये टी। तो ये पी क्यू आर एस टी क्या होती है, वेव होती है जो आप मशीन में चलती हुई देखते होगे। इसकी वजह, इससे क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है ना वो एग्जामिन करता है हमारी हार्ट रेट को। पी वेव तो क्या शो करती है, पी वेव शो करती है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, या फिर बोल सकते हैं इसे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये तो शो करती है पी वेव। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, ये शो करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को, या फिर हम बोल सकते हैं वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को। पूरा मैंने डीपोलराइजेशन बोल दो या फिर कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, एक ही बात है। और जो टी वेव है वो शो करती है वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को, या फिर जिसे बोल देते हैं हम रीपोलराइजेशन। ये रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन वर्ड ध्यान रखने, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो ये जो मैंने बताया आपको ये वेव शो करती है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि पेशेंट इज कनेक्टेड। इसमें देखो, इसमें ना हम क्या करते हैं, 3 लीड लगाते हैं। जो पेशेंट होता है उसको 3 लीड लगाते हैं। 2 तो लगाएंगे रिस्ट पे, दोनों हाथ की जो कलाइयाँ, मान लो ये हाथ है उसके पेशेंट के, तो दोनों हाथ की रिस्ट पे लगा देंगे। और एक लगाएंगे लेफ्ट एंकल पे, जो उसका लेफ्ट वाला एंकल होगा ना पैर में, उस पे लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना हमें। तो क्वेश्चन में वही दिया हुआ फर्स्ट लाइन, तो कि पेशेंट इज कनेक्टेड टू 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल। सही है। कई बार एग्जामिनर यहाँ पे राइट कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। टी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल रिपोलराइजेशन, नहीं, टी वेव को मैंने यहाँ पे एट्रियल रिपोलराइजेशन नहीं बोला था, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन बोला था। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये गलत है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ये क्वेश्चन बच्चों से होगा नहीं जिसने ध्यान से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। क्यू मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हमने देखा था क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सिस्टोल को तो करता है, सिस्टोल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, एक ही बात है, और वो भी वेंट्रिकल के। बट जो सिस्टोल स्टार्ट होता है ना वो आर के बाद में स्टार्ट होता है, ना कि क्यू के बाद में। तो यहाँ पे क्यू दे दिया तो ये गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, क्यू के बाद में आएगा, क्यू पे स्टार्ट नहीं होता है। आर रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, आर रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एक मिनट रुको, फिर क्वेश्चन में यस मेरी गलती होगी, मैंने आपको गलत बता दिया। ये सही दिया हुआ है, क्यू ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्यू ही है, गलत था। क्यू के पे ही बाद में क्या होगा कि स्टार्ट या कॉन्ट्रैक्शन, हाँ ये सही है ये बात। और रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, हाँ आर में क्या होगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा, ये बात भी सही है। स्टार्टिंग जैसे स्टोल की क्यू सी हो जाएगी, पर जब डीपोलराइजेशन होगा वो आर पे होगा, मैं यही बात बताना चाहती थी। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है। बट इसमें गलत क्या जो हमें से इनकरेक्ट पूछा ना, तो इनकरेक्ट ये है कि टी वेव जो है एट्रियल के डीपोलराइजेशन को नहीं, वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन को बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझे हो कि ज़्यादा खिचपिच होगी। मैं बताती हूँ दोबारा से इसको, कि 3 इलेक्ट्रिक लीड लगेगी, दोनों रिस्ट पे लगेगी, एक लेफ्ट एंकल पे। ये स्टेटमेंट सही है। टी वेव जो है एट्रिया के रिपोलराइजेशन को नहीं, वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन को बताएगा, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्यू मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सही है, क्यू ही स्टार्ट करता है। बट जो डीपोलराइजेशन होगा ना वो कहाँ से होगा, आर से होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। ये आप एनसीईआरटी को पढ़ना, अगर आपको ये
ईसीजी वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। ईसीजी पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन, कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, रिपोलराइजेशन क्या होता है। एक बार हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो इसमें मैं इतना ही बताऊंगी, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, बट जब आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी तो पूरा एक्सप्लेन होगा, रिपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही बचेगी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? ये तो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी। अगर इसका लाइफ स्पान पूछ लेना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसलिए बता रही हूँ कि आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज। ये डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 120 डेज आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। फाइट इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी हेल्प करता है, कैरी ऑक्सीजन में येस, और आरबीसी में भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ब्लड को क्लॉट करने में प्लेटलेट्स हेल्प करेगा, और ये भी क्या करेगा, प्राइमरी। सेकेंडरी कौन करेगा, प्लाज्मा, ये भी आज हमने क्वेश्चन देखा था। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये प्रोड्यूस एंटीबॉडीज में हम देख लेंगे डब्ल्यूबीसी में कौन, लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है किसको, डब्ल्यूबीसी को। ये दो टाइप की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो इसमें से जो बी लिम्फोसाइट होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडी को बनाती है। तो बट हमसे क्या पूछा है कि आरबीसी का फंक्शन पूछे, तो आरबीसी का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। वो एक क्वेश्चन में ईसीजी वाले में मुझसे भी गलती हो गई थी, वो मैंने खुद ने क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं किया था, तो उसका ऑप्शन मैंने बता दिया बी ही होगा, वो मैंने देख लिया, ठीक है, जो गलती हुई थी मेरी। आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आएंगे क्वेश्चन। कुछ हार्ड क्वेश्चन हो जाए तो उसमें पढ़ने में भी गलती हो जाती है, तो वो कई बार दिमाग से कॉन्सेप्ट मतलब स्लिप हो जाता है, तो पता नहीं चलता जल्दी जल्दी में। और तो बाकी मैंने आपको आंसर सही बताए हैं। और आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे बच्चों को बताएं कि जिससे उनको भी बेनिफिट हो, और उनका भी मतलब हम बोल सकते हैं कि उनके एग्ज़ाम में हेल्प हो। थैंक यू।